नेचर ऑफ लाइट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और जब भी कभी किसी की जॉब लगती है तो उसके नेचर के बारे में पूछा जाता है कि उसका नेचर कैसा था, जॉब करने लायक है कि जॉब करने लायक नहीं है। तो उसी प्रकार लाइट के बारे में, लाइट के नेचर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था, सबसे पहले जो साइंटिस्ट बताने वाला थे लाइट के नेचर के बारे में, तो वो सर आइजक न्यूटन थे। देखिए उनका जब 1642 से वो 1727 तक रहे थे। क्लियर है? तो कहने का मतलब वो एक थ्योरी दिए थे, तो बोले थे उनके अनुसार क्या था कि लाइट पार्टिकल का बना होता है। लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड व्हिच हैव फाइनाइट स्पीड एंड व्हिच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। किनका का नाम था? सर आइजक न्यूटन का। ठीक है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पस्कुलर थ्योरी वो एक एक्सप्लेनेशन किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था क्रिश्चियन हाइगन। ठीक है, क्रिश्चियन हाइगन वो क्या थे कि एक डच फिजिस्ट थे। ठीक है, तो जो देखिए वो 1629 से 1695 तक रहे थे। ठीक है, तो वो एक थ्योरी दिए थे। ठीक है, ही गैव दिस थ्योरी। कौन सा थ्योरी? वेव थ्योरी। उनके अनुसार क्या था ना कि लाइट वेव नेचर का होता है। क्या होता है? लाइट हैज वेव नेचर, तो वो बताए थे। लेकिन उस समय नाम था किनका? सर आइजक न्यूटन का। सर आइजक न्यूटन का बहुत नेम फेम था, तो लोगों ने तुरंत विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो कहने के वेव थ्योरी ऑफ लाइट तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया गया। देखिए हमने लिखा है दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड इमीडिएटली। उस थ्योरी को तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो एक और साइंटिस्ट है उसके तुरंत बाद, सर हाइगन के तुरंत बाद एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था थॉमस यंग, जो 1773 से 1829 तक रहे थे। ठीक है, और एक चीज मैं बात बता दूं कि ही गेव दिस थ्योरी, यानी कि जो क्रिश्चियन हाइगन्स थे 1678 में थ्योरी दिए थे कि लाइट हैज वेव नेचर। और इसके बाद थॉमस यंग्स आए 1773 एंड 1829 के बीच, वो ही प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली इन 1801, यानी कि वो 1801 में पूरा प्रूव किए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। ठीक है, इसके बाद और साइंटिस्ट है मैक्सवेल आए। मैक्सवेल बोले थे, ठीक है, कि लाइट हैज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हैज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि उसको बहुत ही उच्च आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक, इसके बाद और साइंटिस्ट है, उसके बाद वो कब 1873 में बात किए थे, और एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्ज जी। उसको कंफर्म किए थे कि नहीं मैक्सवेल का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, और वो कब प्रूव किए थे? वो कंफर्म कर दिए थे कि मैक्सवेल का थ्योरी, तो वो 1887 में कंफर्म कर दे कि नहीं जी मैक्सवेल का जो थ्योरी है ना परफेक्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट है। तो इस थ्योरी पे क्या किया गया ना कि देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अपोलराइजेशन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन होने लगा और अच्छे तरीके से। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं जी लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट का कितना नेचर होता है? डुअल नेचर होता है, यानी कि एक पार्टिकल नेचर रखता है और दूसरा वेव नेचर रखता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद भी मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। अभी मैंने मैक्सवेल के बारे में बात किया था, इसके बाद हर्ट्ज के बारे में बात किया था, और इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि सर आइंस्टीन साहब जी भी इसका यूज किए थे और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास मैक्स प्लैंक, जो 1901 में यानी कि 20th सेंचुरी में वो बताए थे कि जितने भी हॉट बॉडी से होती है वो हीट रेडिएट करती है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बारे में बात करता हूं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिएगा हमने बताया था ना कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी का यूज करके बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग अपना एक्सप्लेनेशन दिए, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट का यूज करके अलग अलग साइंटिस्ट अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए। चलिए देखिएगा क्या कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी का यूज करके, ठीक है, देखिए मैक्सवेल प्लैंक्स 1901 में ही यूज्ड दिस थ्योरी एंड एक्सप्लेन्ड रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट। ये बताते हैं कि जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, वो हीट रेडिएट करता है। अब देखिए इस बात को सर आइंस्टीन जी पकड़ लिए, इस बात को क्या किए, पकड़ लिए एल्बर्ट आइंस्टीन जी। तो इस थ्योरी का यूज करके वो एक्सप्लेनेशन किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगर हॉट बॉडी है, अगर हीट रेडिएट करता है तो जरूर ना जरूर ये पार्टिकल टकरा के जाता है, पार्टिकल जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो यानी कि हॉट ऑब्जेक्ट होता है तो ये पार्टिकल इमिट करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को पकड़े मैक्स प्लैंक्स को बात को, ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टीन जी वो इस थ्योरी को, ठीक है, किस थ्योरी को, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी का यूज किए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दे डाले। अब देखिएगा मैक्सवेल जी ही टोल्ड, कहे थे ना कि 1873 में कि लाइट इज फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो उनका क्या नाम था, इसको कंफर्म करने के लिए हर्ट्ज जी सामने आए और बोले कि नहीं, जो मैक्स वेल कहे उनका बात बिल्कुल सही है, ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कभी भी पढ़िएगा कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो चलिए ये 1887 में इसको कंफर्म कर दिए थे। ये कब बोले थे मैक्सवेल, 1873 में ये जाकर के, ठीक है, ये कितना साल हो गया, 14 ईयर्स बाद ये इस बात को कंफर्म किए कि नहीं, जो मैक्सवेल का स्टेटमेंट था कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो होता है। और ये अब तब जाके जब ये कंफर्म किए तब जाके डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन होने लगा। और ये हमको पढ़ना है 12th क्लास में, ठीक है। और ये तो पहले हुआ था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी पहले दिया गया था, और इसके बेसिस पे सर आइजैक न्यूटन जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताए थे, इसीलिए इसे 10th क्लास में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और 12th में पढ़ना है, ये बाद में हुआ था, तो 12th बाद आता है 10th के बाद, तो इसीलिए डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में 12th क्लास में पढ़नी है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। ये हमने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बता दिया था कि डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट विचार थे और डिफरेंट उनका स्टेटमेंट था, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेचर के बारे में पता चल गया था कि नेचर ऑफ लाइट डुअल नेचर का होता है, और उसको एक पार्टिकल नेचर रखता है तो दूसरा वेव नेचर रखता है। तो दोनों को एक ही फिजिक्स में पढ़ा गया, ठीक है, दोनों को एक ही फिजिक्स में, और उस दोनों का जिस सब्जेक्ट का नाम रखा गया मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट को ही कहा जाता है क्या, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए व्हाट इज लाइट के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो चलिए इसके बारे में जानने से पहले एक रोचक बातें बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम मान लेते हैं कि हम बाहर निकले, समर का डेज है, ठीक है, सुनिएगा, समर डे है, हम बाहर निकलते हैं तो देखिए कि सनलाइट होता है, सनलाइट पड़ने से, ठीक है, बहुत सारा स्वेट आता है। तो कहने का मतलब है कि लाइट हम पे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ही हम पेड़ के छांव के नीचे जाते हैं, ठीक है, शैडोज ऑफ ट्री के नीचे जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा रिलैक्स फील होता है। इससे पता चलता है कि लाइट हम पे वर्क कर रहा है। लाइट को वर्क करने के कारण हमें कभी ज़्यादा गर्मी लग रही है, अब जैसे ही पेड़ के नीचे गए तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, यानी कि ठंडक महसूस हो रहा है। तो कहने का मतलब होता है कि लाइट हम पे वर्क करता है। तो ये भी पता है कि लाइट वर्क करता है। सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कहने वाला हूँ, अब यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अब चलिए यहाँ आते हैं, लाइट है, ठीक है। तो लाइट है तो आप लोग हमें देख पा रहे हो, लाइट है तो हम आपको देख पा रहे हैं, लाइट है तो बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि लाइट के पास काम करने का कैपेसिटी है। तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसके पास काम करने का कैपेसिटी है, ठीक है, सुनिएगा, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास काम करने का कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट एनर्जी होती है, क्लियर है। तो लाइट के पास भी लाइट का अपना एक अलग एनर्जी होगा। तो कैसी एनर्जी होगी, क्वेश्चन होता है कैसा एनर्जी होगा। तो लाइट के पास देखने का संवेदना प्रदान करने वाली एनर्जी होगी, ठीक है। कैसे एनर्जी होगा, तो व्हिच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन और साइट, क्लियर है कि नहीं है। तो कैसे, कोई पूछेगा, अब मान ले कि इलेक्ट्रिसिटी कट गया तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है। अब मजे की बात होती है
कि अगर ऑब्जेक्ट पे को लाइट पड़ करके, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। यही बात होती है ना। तो देखिएगा कैसे कैसे, अभी बहुत बाकी है, मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे सब चीज क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए लाइट क्या होती है, तो मैं लिखता हूं कि लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हिच गिव्स, व्हिच क्या करता है, तो व्हिच गिव्स सेंसेशन, which gives sensation of vision या साइट। समझ में आया? जो देखने का संवेदना प्रदान करता है, यही है ना। तो चलिए, तो हमें पता चल गया लाइट के पास एनर्जी है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, क्या सबके सब लाइट देती हैं? जरा सोचिए, दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट है, क्या सब के सब लाइट देती है? नहीं। अच्छा, क्या सब लाइट देने वाले ऑब्जेक्ट भी सेम टाइप के होते हैं? नहीं। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। सुनिएगा ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं, सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग लाइट, प्रोड्यूसिंग या गिविंग लाइट, गिविंग लाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है लाइट प्रोड्यूस करने के आधार पर, देने के आधार पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ रही है? बिल्कुल बोलिए, समझ में आ रही है तो हाँ, नहीं तो बोलिए ना, ठीक है। और ना बोलिएगा तो अच्छे तरीके से और समझाएंगे और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए, तो बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग या गिविंग लाइट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। दो टाइप्स का ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, सुनिएगा ध्यान से, लुमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। क्या होती है? दो टाइप्स का ऑब्जेक्ट होती है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करके बता रहे हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, चलिए ऑब्जेक्ट हुआ, यहां भी हमने ले लिया ऑब्जेक्ट हुआ, चलिए ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये क्या करता है ना कि ये गिव्स, क्या करता है? गिव्स लाइट, ये लाइट को देता है। लेकिन ये क्या करता है, सुनिएगा, डज नॉट गिव लाइट, ये लाइट नहीं देता है, फिर भी दिखाई देता है। ये लाइट देता है तो ही दिखाई देता है, और ये लाइट नहीं देता है फिर भी दिखाई देता है। सुनिएगा ध्यान से, अभी क्या होता है, इसका डिफाइन कैसे करेंगे? द ऑब्जेक्ट, सुनिएगा, द ऑब्जेक्ट which gives light, which gives light, that object is called, ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। सुनिएगा ध्यान से, उसी को लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं जो लाइट देता है। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट व्हिच डज नॉट गिव लाइट, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यहां तक पूरा क्लियर हो गया? जो लाइट देता है उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो लाइट नहीं देता है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लेना शुरू करते हैं। सुनिएगा, यहां इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है।
सन जी, आइए सबसे पहले तो आप ही मेन हैं, आइए स्टार, आप भी मेन हैं। फायर बर्ड, आइए फायर फ्लाई बर्ड, जिसको जुगनू कहा जाता है। अब देखिए यहां पर लैंटर्न ले लेते हैं। यहां पर देखिएगा, लैंटर्न, लैंप, बल्ब, ETC एक्सेट्रा, ज्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल में लिख रहे हैं। आइए सबसे पहले मून जी, आप आइए। मून, किसी को लग रहा होगा अरे मून तो चमकता है, मून तो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नहीं, मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मून हो गया। ब्रिक्स ले लीजिए, बेंच लीजिए, डेस्क लीजिए, सब चीज ले लीजिए एक्सेट्रा, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट में हमने बताया कि जो ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में बताया है लुमिनस ऑब्जेक्ट में बताया है कि जो ऑब्जेक्ट लाइट देता है, और नॉन लुमिनस में ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देता है। इसका एग्जाम्पल ये। अच्छा, क्या इसमें क्या लग रहा है कि देखिए, क्या सब भगवान द्वारा बनाया गया है या सब गॉड बनाए हैं? नहीं। तो कुछ इसमें भी आता है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट भी अलग अलग टाइप का होता है। समझ में आया? यानी कि एक किसी को भगवान जी बनाते हैं, यानी कि किसी को गॉड बनाते हैं, तो किसी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए और इसके बारे में अच्छी बातें होगी, ठीक है। हमने बताया है लुमिनस ऑब्जेक्ट के टाइप से। देखिए, नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में सन है, स्टार है, ठीक है, फायर फ्लाई बर्ड है। और यहां पर देखिए आर्टिफिशियल में लैंटर्न है, लैंप है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो अब एक चीज देखिए, मून इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, व्हाई इट लुक्स। मून तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, फिर भी यहां हम लोग को क्यों दिखता है? तो चलिए अब हम बात करते हैं। व्हेन सन, देखिए ये सन है, ये मून है, और ये अर्थ है। अर्थ पे एक लड़का है, देख रहा है। मान लेते हैं कि रवि सर है, देख रहे हैं। और तो कहने का मतलब होता है कि सन से लाइट पड़ रहा है, फॉल हो रहा है, और यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होकर के जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो हमारी आंख तक पहुंच रहा है, तब जाकर हम इसको देख पा रहे हैं। अगर हमारी आइज तक नहीं पहुंच पाएगा तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छा से खूबसूरत सा आंसर। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द मून, ठीक है, देन लाइट इज रिफ्लेक्टेड। जब लाइट पड़ता है सन का मून पे तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। जब देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट इज रीचेस टू आवर आइज। रिफ्लेक्टेड लाइट है जो हमारी आंख तक पहुंचता है। देखिए, देन मून लुक्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब मून प्रकाश के परिवर्तन के कारण दिखता है, यानी कि द मून लुक्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पूरा क्लियर है यहां पर? तो यहां पर इस तरीके से आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये नया टॉपिक से आया है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो ठीक है। तो फिर मिलती हैं एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट के साथ, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो प्रूफ हो चुका था, ठीक है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। देखिए, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको अनुप्रस्थ रंग कहा जाता है। अब देखिए एक चीज, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। चलिए, तो देखिए इन एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इन वाटर में 2 × 2 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है ना? चलिए ओके। अब हम बात करते हैं व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो क्या चेंज करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हल्के में नहीं लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वेवलेंथ चेंज करता है,
ठीक है। क्या वेवलेंथ, इस देखिए ये क्या है, ये लैम्डा, इसको पढ़ा जाता है, क्लियर है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। एग्जाम में आता है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी, व्हिच क्वांटिटी डज नॉट चेंज व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो देखिए वेवलेंथ भी दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, और बोथ दिया हुआ रहेगा, और नन ऑफ दिस दिया रहेगा। तो क्या मारना है, जो चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, क्लियर है ना। चलिए वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेंज, जहां तक हम देख पाते हैं लाइट का विजिबल रेंज क्या होता है, जहां तक हम देख पाते हैं। तो देखिए वायलेट टू रेड, यही तो हम देख पाते हैं ना। चलिए हम बात करते हैं। देखिए 4 × 10⁸ 7 मीटर टू 8 × 10⁷ मीटर तक। किसी बुक में लिखा हुआ है 7 × 10⁷ मीटर, कोई बात नहीं, अबाउट अप्रॉक्स होता है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक इसको पहले नोट कीजिए। देखिए 5 में कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट के चलने के आधार पर ऑब्जेक्ट 3 टाइप्स का होते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, एक ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरा ट्रांसलूसेंट होता है, और थर्ड ओपेक होता है, क्लियर है। अब देखिए हमने क्या बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए ऑब्जेक्ट लिख भी दिया है। अब देखिए यहां पर टोटल 100% लाइट आ रही है, तो 100% पार कर जा रहा है, ठीक है। तो इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। 100% आता है, लेकिन 100% से कम अमाउंट पार करेगा। देखिए हमने डैश यानी कि पार्शियली लाइट पार करता है, क्लियर है। और इसमें तो ओपेक में बिल्कुल पार नहीं करता है। देखिए 100% इनपुट हो रहा है, लेकिन आउटपुट 0 है। देखिए 100% इनपुट हो रहा है, लेकिन आउटपुट कभी भी 100% पॉसिबल नहीं है ट्रांसलूसेंट में, लेकिन ट्रांसपेरेंट में 100% इनपुट है तो 100% आउटपुट है। कहने का मतलब होता है कि देखिए इसका छाया नहीं बनेगा, इसका हल्का सा छाया बनेगा लाइट शैडो, और इसका ओपेक का डार्क शैडो बनेगा। पूरा क्लियर है। ये नॉट शैडो, लाइट शैडो, डार्क शैडो। देखिए द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट passes easily that object is called transparent। देखिए एयर और ग्लास लिखा है, एक्सेट्रा। देखिए द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट, देखिए थ्रू व्हिच फ्यू अमाउंट ऑफ लाइट पासेस, थोड़ा सा मात्रा में लाइट का थोड़ा सा मात्रा पार करेगा, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, क्लियर है। देखिए एग्जांपल्स में हमने लिखा है वेक्स्ड पेपर या फ्रोस्टेड ग्लास एक्सेट्रा। हमने यहां पर डार्क, देखिए द ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट डज नॉट पास एग्जैक्टली, लाइट बिल्कुल पार नहीं करता है, तो उसको हम ओपेक कहते हैं। एग्जांपल में लिया है, देखिए वुड, ब्रिक्स एक्सेट्रा, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। रे एंड बीम ऑफ लाइट के बारे में बात किया है। देखिए रे क्या होता है, द पाथ एट विच लाइट प्रोपेगेट्स, दैट पाथ इज कॉल्ड रे। वैसी रास्ता जहां पर लाइट चलता है उस रास्ते को हम कहते हैं रे। देखिए हमने यहां पर बनाया है रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसी पाथ पे क्या चल रहा है, लाइट चल रहा है। देखिए बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि द बंडल या कलेक्शन ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। हम देखिए हम क्या कर सकते हैं, द बंडल या कलेक्शन ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बहुत सारा लाइट रेज जब मिलता है तो उसी को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए मिलने का तरीका भी अलग अलग होता है ना लाइट रेज को। देखिए तो देखिए तो टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, जिसको देखिए बीम ऑफ लाइट को शॉर्ट में BOL लिखा है, मतलब बीम ऑफ लाइट, क्लियर है। चलिए हम देखते हैं। तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है, दूसरा कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है, और तीसरा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है, क्लियर है। तो देखिए पैरेलल का हम बना दिए हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो द बीम ऑफ लाइट इन व्हिच ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए जितने भी रेज है ना तो सब एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, एक पॉइंट फिक्स करते हैं जहां पर जितने भी लाइट रेज आएगा ना वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कन्वर्जिंग पॉइंट कहते हैं। सुनिएगा, इस पॉइंट को द पॉइंट at which all the light rays meet, that point is called converging point। लेकिन यहां पर बात किया गया है कन्वर्जिंग बॉल का, तो यानी कि कन्वर्जिंग बॉल मतलब बीम ऑफ लाइट का। तो द पॉइंट पेयर बीम ऑफ लाइट रेज मीट, ठीक है, दोज रेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। देखिए एक पॉइंट होता है जहां से लाइट रेज फैलता है, ठीक है। जैसे मान के टॉर्च जलाएंगे ना, तो टॉर्च जलाएंगे तो चारों तरफ फैलेगा लाइट, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा गया है कि इसको डाइवर्जिंग
पॉइंट कहा जाता है, लेकिन जो रेज डाइवर्ज करती है उसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, द पॉइंट फ्रॉम वेयर बीम ऑफ लाइट एक्सपैंड, जहां से बीम ऑफ लाइट एक्सपेंड करती है तो दैट बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कीजिए और यहां तक का हमारा सफर खत्म होता है और फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। और काफी एक्साइटेड, हमने बोला था कि लेक्चर नंबर 2 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताएंगे। और हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, सुनिए, कोई भी पूछता है तो हम चारों तरफ तो लाइट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा? जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल होकर के वहां से रिफ्लेक्ट करेगा और हमारे आंख तक पहुंचेगा, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। मान लेते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है हमारे, देखिए बोर्ड की तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं। आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमें बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट तो यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन पीछे टकरा रहा है, ठीक है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग से होकर के लाइट हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है, इसलिए मैं देख पा रहा हूं। बोर्ड का लाइट हम तक नहीं पहुंच पा रहा है आंख तक, इसलिए नहीं देख पा रहा हूं। तो कंडीशन क्या है, देखने का कंडीशन क्या है? तो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ करके लाइट हमारी आंखों तक आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कहां तक? हमारी आंखों तक, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत एंड जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर। ऑल द बेस्ट।